नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सरकार में बैठी हुई कोई सरकार कितनी अपराधी प्रवृत्ति की हो सकती है और कितनी आपराधिक हो सकती है, इसका उदाहरण एक ताज़ा रिपोर्ट है जो बीबीसी की आई है। सिर्फ बीबीसी की रिपोर्ट में अगर मृतकों की संख्या छिपाई गई होती तो भारत में एक पुरानी परंपरा है कि सरकारें अपनी इज्जत बचाने के लिए संख्या छिपा लेती हैं। लेकिन यह संख्या छिपाने के लिए एक के बाद एक बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंस किए गए, बहुत सारे गंभीर अपराध किए गए कि जिनकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो सैकड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार लोग जेल में जा सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में जो पहलू ज़्यादा अहम है वो चर्चा में नहीं है, लेकिन आज हम बात करेंगे जो मोटी मोटी बातें इस पूरी बीबीसी की रिपोर्ट में हैं, वो कैसे बताती हैं कि किस तरह से योगी सरकार किसी भी शातिर अपराधी की तरह अपने काम कर रही थी। रिपोर्ट की मोटी मोटी बातें बताता हूं। दूसरा, ये जो जितनी बातें मैं कह रहा हूं ये उस रिपोर्ट पे आधारित हैं और इसके साथ में आपको और भी बीजेपी के इस तरह के पुराने रिकॉर्ड निकाल के दूंगा जिसमें उसने इसी तरह की लगभग आपराधिक साजिशें की। लोगों की जीवन और मृत्यु से खेलना कोई छोटी बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि केवल 37 मौतें हुई थी, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन वहाँ 82 लोग मरे थे, यानी सरकारी आंकड़ों से 2 गुने। 1 या 2 आदमी की मौत छिपा ली गई होती तो बात समझ में आती थी, और 82 नहीं है, कम से कम 82 हैं। ये 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, क्योंकि बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक हद तक थी वहाँ तक ये 82 आए। अभी ये पूरा मामला अगर आप समझें तो ये 82 मौतें वैसी वाली नहीं है कि कहीं पे भी दुर्घटना होती है तो लोग कहने लगते हैं हज़ारों लोग मरे जी, सरकार ने कम दिखाया है। वैसा नहीं है। इसमें बीबीसी ने क्या किया है कि एक एक आदमी के घर गई, सरकारी अस्पतालों के रिकॉर्ड जांचे, परिवारों से बात की, और इस तरह से जितने दावे थे उन सारे दावों को मिला के बीबीसी एक एक आदमी के घर पे गई और वहाँ जाकर उसने लोगों से पूछताछ की, लोगों से इंटरव्यू किए, उनके फ़ोटो लिए और उन सारे जो डॉक्यूमेंट थे उनको इकट्ठा किया, सबूत जुटाए। ये बड़े लंबे समय बाद इतनी एक्सटेंसिव और इतनी तमीज़ की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है जो बीबीसी लेके आई है। इस रिपोर्ट में बीबीसी ने 26 ऐसे परिवारों से मुलाकात की है। यहाँ से सारा खेल दिखाई देता है। 26 ऐसे परिवारों से मुलाकात की है जिनकी मौत हुई थी, जिनके परिवार के सदस्य की कुंभ में भगदड़ में, लेकिन उन लोगों से लिखवा लिया गया, उसमें से कुछ लोगों से लिखवा लिया गया कि भैया वो बीमारी से मरे थे वगैरह वगैरह। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इन लोगों को सरकार ने मुंह बंद रखने के लिए 5-5 लाख रुपए की रकम भी दी। बीबीसी का दावा है कि ये जो 5-5 लाख रुपए की जो कैश रकम दी थी, इस रकम का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस रकम को देने के बाद कोई रसीद नहीं ली गई। आप सोचिए, 5-5 लाख रुपए 26 परिवार तो बीबीसी को मिले हैं, उनको दे दिए सरकार ने, सरकार की तरफ से दिए गए, और उनको मुंह बंद रखने को कहा गया। ये 5 लाख रुपए किस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किए गए होंगे? ये 5 लाख रुपए अगर सरकारी खजाने से नहीं गए हैं तो ये 5 लाख रुपए कहाँ से आए होंगे? भारत का कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 लाख से अधिक का कैश पेमेंट नहीं कर सकता जब तक कि वो पूरी तरह से एक वैलिड बिल वगैरह ना हो, उसके अंदर पूरी एंट्री ना हो, पैन नंबर वगैरह हो, ना कुछ ना हो। यहाँ जाके आप 5-5 लाख रुपए नोटों की गड्डी पकड़ा के योगी जी के लोग गए और दे के आ गए और चुप होने को कह दिया। यानी लोग मारे गए हैं लेकिन उनकी मौत को वो बयान ना करें, उनके मुंह से ना निकले, तो इस हद तक सरकार गिर जाएगी। मौत की कीमत सरकार कैश रुपए में दे रही है और चुप रहने को कह रही है। कुछ लोगों से लिखवा लिया कि भैया हमारे घर के लोग बीमार थे, उससे मर गए, कुंभ नहीं गए थे, और भी बहुत सारे खुलासे किए। इस अगर आप किसी को कैश दे रहे हो तो जो धारा 269 ST है इनकम टैक्स की, ये उसका उल्लंघन है और इस मामले में बाकायदा जांच होनी चाहिए। अब तो इनकम टैक्स की जांच का बनता है मामला इस रिपोर्ट के बाद।
नहीं होती है तो फिर आप इस देश के सिस्टम में फिर तो माथा देख के तिलक हो रहा है। मैं चोरी करूं तो पकड़ा जाऊंगा, नहीं भी करूं तो पकड़ा जाऊंगा। दूसरा आदमी जो है वो कुछ भी करेगा तो अब देखिए ना, वो जो यादव साहब थे, जो जज साहब थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो अंड वंड मुसलमानों के बारे में बोले जा रहे थे, कठमुल्ला वठमुल्ला। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ संज्ञान लिया, उनके खिलाफ जांच शुरू की। तो हमारे धनखड़ साहब जो हैं, राज्यसभा का ये अधिकार है कि वो अगर किसी चीज़ की जांच चाहे तो कर सकती है, और जब राज्यसभा जांच करेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट पीछे हट जाता है। उन्होंने सीधे वहाँ से वीटो लगा दिया एक तरह का, और सुप्रीम कोर्ट से कहा हम जांच करेंगे। जज साहब छूट गए। विश्व हिंदू परिषद के आयोजन में गए थे जज साहब हिस्सा लेने के लिए। अब क्या आप उम्मीद कर सकते हैं जज साहब के पीठ पे बैठे हुए हालत में किसी भी तरह से किसी अल्पसंख्यक या मुस्लिम के साथ कोई न्याय हो पाएगा जब इस तरह सोचते हैं तो? लेकिन वो जज रहेंगे, हाई कोर्ट में जज रहेंगे। न्याय के कई पैमाने हैं। एक जज साहब थे, अब तो उनका साबित हो गया। उस वक्त तो मान लिया था कि भाई चलो ठीक है, उनके घर से कैश जो जला हुआ मिला था उनका नहीं होगा। अब तो जांच के बाद मालूम पड़ गया ना कि उन्हीं का है। वर्मा साहब का क्या हुआ? उनका कुछ नहीं हुआ। हम और आप हर चीज़ कह सकते हैं, और ऊपर से जब सरकार इस तरह की क्रिमिनल टाइप की हरकत है, तो अपराधी करते हैं इस तरह से। जैसे बिल्डर की बिल्डिंग में कोई दब के मर जाता है तो घर जाते हैं, पैसे वैसे दे के मैनेज कर लेते हैं, किसी को बताना नहीं, है ना? ये उसी तरह का मामला है। और मौनी अमावस्या के दिन 3 दिन भगदड़ हुई है। 2 भगदड़ दिखाई गई, सरकार ने झूसी वाली भगदड़ को छिपा लिया। बीबीसी ने इसकी भी पड़ताल की, और पड़ताल में ये खुलासा हो गया। खुद मोदी जी 17 घंटे तक, योगी जी, इस घटना को छिपाए रहे। यानी घटना को उन्होंने बहुत अहमियत ही नहीं दी और संख्या भी नहीं बताई। आखिर में कई लोगों को कुछ 15,000 रुपए एक पीड़ित को जरूर दिया भी दिन में। शाम को ये आई, और परिवारों के जो बयान हैं इस बीच में वो बीबीसी ने रिकॉर्ड किए। बीबीसी ने ये काम बहुत गहराई में जाके किया है। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण में क्या क्या लापरवाही की, ये भी बीबीसी की रिपोर्ट में आता है, और जिससे आप समझ सकते हो कि किस तरह से एक सरकार अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है। जो तीर्थयात्री सो रहे थे, तुम्हारे पास इंतजाम था नहीं, तुमने आधा हिस्सा तो वीआईपीओ के लिए रिजर्व कर दिया था, जो कार से आते थे सीधे जाते थे वहाँ घाट तक। आम आदमी को जाने नहीं दे रहे थे, और पूरे देश में दुनिया भर का आपने प्रचार किया, हर जगह होर्डिंग लगाए। रेलवे पूरे दिन यात्रियों को भर भर के आप स्टेशन पहुँच जाओ, हर समय ट्रेन मिल जाएगी, ले जा रही थी वहाँ लोगों को। सड़कों पर छोड़ दिया जा रहा था, कई किलोमीटर पैदल चलाया जा रहा था। उसके बाद लोग जब सो गए थक के, स्नान का टाइम होने वाला था, तो पुलिस वाले उनको डंडे मार मार के जगा रहे हैं। राम भक्तों को, जिनको आप कहते हैं कभी मोदी जी उनके पैर धोते हैं, कोई कुछ करता है, उनको डंडे मार के जगा रहे थे। इससे भगदड़ हो गई, और बीबीसी ने बाकायदा इसका उसके पास बयान है। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वीआईपी मूवमेंट को प्राथमिकता दी गई, सबसे ऊपर थे वीआईपी, क्योंकि ये जो है योगी जी हों, उनके अधिकारियों, उनके लिए सबको ऑबलाइज करने का मौका था। अंबानी जी आइए, नहाइए, ताकि नंबर बन सके मेरे सबके साथ में, नेटवर्किंग हो सके, संपर्क बन सकें। इस काम में जब मुख्यमंत्री और उनके लोग लगे हों तो नतीजा क्या होगा? रास्ते बंद, वीआईपी प्रबंधन हो रहा है हर वक्त, और उसके कारण वहाँ पर बड़ी सारी दिक्कतें हुई। हद तो तब हो गई जब गोविंदाचार्य, जो बीजेपी के नेता थे, के.एन. गोविंदाचार्य, उनके भाई के.एन. वासुदेवाचार्य भी इस भगदड़ में मारे गए। मरने के बाद उनको लावारिस बता दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। आरएसएस के इतने पुराने नेता, इतने बड़े नेता के साथ जब ये होगा तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा? महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में इसमें थे मरने वालों में, और झूसी में एक बच्चा भी मरा। और ये सब चीज़ें भी बीबीसी ने यहाँ पर लाई कि किस तरह से कमज़ोर वर्गों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। भाई कम बच्चे अगर आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, तो वो आराम से स्नान कर लें, ऐसा कुछ इंतज़ाम करना चाहिए था, जो बिल्कुल वहाँ पर नहीं था। इसके साथ साथ जो लाशें हैं उनका प्रबंधन बहुत गलत था। डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिए कई लोगों को, बगैर सूचना के उनकी लाशें जला दी। बहुत सारी चीज़ें सामने आई, और जांच में बाधाएं डालता रहा प्रशासन। जब इतना आपराधिक घटनाएं करोगे भैया, तो जांच में भी अड़चने डालोगे। पुलिस रिकॉर्ड तक जांचकर्ताओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा था, आंकड़े छिपाए जा रहे थे। और जाहिर बात है, जब आप इतना करोगे, और आपको कोई कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं है, क्योंकि आपका जब मुख्यमंत्री जो है वो खुद भी आंकड़े छिपे हुए देखना चाहता है, कोई किसका क्या कर लेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आरएसएस के आयोजनों में इस तरह से
या आरएसएस की सरकारों में इस तरह से हुआ हो। खुद योगी सरकार का रिकॉर्ड बड़ा टेंटेड है, बड़ा दागी है। दागी ऐसे है कि याद कीजिए, जब कोविड के दौरान मौत हुई थी इसी प्रयागराज में, यहीं गंगा के किनारे किस तरह से लाशें दूर दूर तक गड़ी हुई थीं। दैनिक भास्कर ने इसकी रिपोर्टिंग की और बड़ी संख्या में मौतों को छिपाए जाने की पुष्टि हुई। मैं उन आंकड़ों की बात ही नहीं कर रहा हूं जिसमें लोग कहते हैं हज़ारों लोग मरे थे जी, लाशें नदी में डाल दी गई, लोग कहते हैं ना, उनकी बात नहीं हो रही है। ये प्रॉपर जांच की गई है, उनकी बात हो रही है। कुंभ में क्या हुआ था? कुंभ में बाकायदा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, इंटरनेशनल मीडिया ने खुलासा किया, वॉशिंगटन पोस्ट ने इसका एक्सपोज किया, इसको कई जगह से इसको एक्सपोज किया गया कि मौतों को यूपी की सरकार छिपा रही। और हालत यह है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, ये अगर अस्पताल वाले ने बता दिया तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये धमकी स्वयं योगी आदित्यनाथ ने दी थी। यानी ये क्राइसिस है और क्राइसिस का लोगों को पता भी नहीं चलने दो, मरते तो मरने दो, सब कुछ टकाटक। यूपी गवर्नमेंट ने, खुद योगी जी की सरकार ने 8,302 मौतों को स्वीकार किया था कोविड से, जबकि जांच में ये 60,397 मौतें पाई गईं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने, 4 PM ने भी बाकायदा जाके वहाँ पर जो मॉर्चरी है वहाँ पर भगदड़ के बाद तस्वीरें दिखाई थी कि इतने लोग मारे गए, इतने मारे गए। अभी कुंभ वाले मामले में उसके बावजूद सरकार इसको डिनाई करती रही। तो आप सोचिए कि ये सरकार चल कैसे रही है और किस अंदाज में सरकार चलाई जा रही है। इतना ज़्यादा उल्लंघन कानून का अधिकारियों को समझ में नहीं आता है कि वो संविधान की शपथ लेकर आए हैं और संविधान के लिए काम करने के लिए आए हैं। सब लोग गैंगअप हो गए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं आपराधिक गतिविधियों में। कायदे से तो जो अधिकारी ये कर रहे हैं उनको इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि उनका कमिटमेंट संविधान के लिए है। और वो अगर एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो ये और भी गंभीर बात है। हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी किस तरह कंप्रोमाइज हो चुकी है, इसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। ब्यूरोक्रेसी एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो अगर मना कर दे कार्यपालिका तो कोई भी उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। लेकिन रीढ़ की हड्डी बेच चुके हैं। सबको लगता है मलाईदार पोस्टिंग लेंगे, रिटायर होते होते 200-400 करोड़ रुपए कुछ को लगता है कि ले लेंगे, एंटी करेंगे, माल कमाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। जिन्होंने 5-5 लाख बांटे हैं, 5-5 जेब में भी रखे होंगे। कई विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्टिंग में बताया गया कि कम टेस्टिंग हुई, गलत क्लासिफिकेशन हुआ और तमाम सारे कोशिशें करके और शमशानों और कब्रिस्तानों पर मृतकों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं कहीं ज़्यादा थी, लेकिन सरकार छिपाने में लगी रही। और जिस तरह से ये लोग बात करते हैं, एकदम डराते हुए, हड़काते हुए, अकड़ के, उसके बाद तो वैसे ही किसी की बेचारे की हिम्मत नहीं बोल जाए। यानी इस तरह का माहौल पूरा बना रहता है। तो मैंने आपको बताया कि वहाँ के आंकड़ों में क्या हुआ था कोविड के। मैं आपको पुराना किस्सा सुनाता हूँ। आंकड़ों में तो और भी हुआ है, विवाद इस पे भी था, जो आपका गोधरा कांड वाला मामला था। उसमें जो जांच रिपोर्ट आई, कई जांच रिपोर्ट आई। एक जांच रिपोर्ट आई कि भाई जितना जो डीजल है उसमें जो मिट्टी का तेल, पेट्रोल डीजल जलाया गया, उतना खिड़कियों से डाला ही नहीं जा सकता, वो अंदर रहा होगा। रिपोर्ट आई थी एक, उसमें ये कहा गया था कि ये दुर्घटना है। लेकिन कई रिपोर्ट आई जिसमें से एक रिपोर्ट को माना गया, उस रिपोर्ट के हिसाब से साजिश थी, लेकिन हम उस पर जाना नहीं चाहते। असल बात यह है कि हर जगह स्वच्छ भारत, लोगों को कह दिया कि खुले में शौच से मुक्त हो गया देश, उत्सव हो गया देश में, मना लिया गया। 61% जगहों पे लोग अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं। इस तरह के आंकड़े हमेशा ये लोग देते रहते हैं, चाहे कश्मीर को लेकर हो, किसी भी तरह की चीज़ें हों, मैं किसान की आत्महत्याओं का मामला हो, उसमें हेरफेर कर दिया गया। अभी ताज़ा जो आंकड़े आए हैं, बाद में पोल खुलेगी, तमाम सारे जो गरीबी वाले हैं तो पता चलेगा। खैर, एक किस्सा मैं आपको पुराना सुनाना चाहता हूँ। उन दिनों का किस्सा है, नए नए थे हम पत्रकारिता में। राम मंदिर का जो बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, तो बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस किया गया, तो उस प्रक्रिया में ये ऐलान कर दिया विश्व हिंदू परिषद ने कि बहुत सारे कारसेवक मारे गए। उसने कहा कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस के दौरान 63 कारसेवक मारे गए हैं और बाकायदा इनकी सूची अखबार में छापी, देश भर के अखबारों में विज्ञापन छपा, पूरे पेज का।
और ये कहा गया कि आप इनको पैसे दो, इन लोग के परिवार को सहयोग करने के लिए आप राशि दो। सोचिए, पूरे देश में एक संदेश दिया जा रहा है कि 62 लोग मार दिए गए साहब मुलायम सिंह की सरकार में। और उसके बाद क्या हुआ कि फ्रंटलाइन एक बड़ी नामी अंग्रेजी पत्रिका है, आजकल भी प्रकाशित होती है, उसने उस वक्त एक इन्वेस्टिगेशन किया था जो एक लैंडमार्क इन्वेस्टिगेशन है, वो वैसे ही था जैसा बीबीसी ने किया है। और वो एक एक व्यक्ति जो लोग उसमें मरा हुआ दिखाया गया था, नाम पते समेत उनके घर पे पहुंचा फ्रंटलाइन, और वहां जाके उन जगहों पे कार सेवकों का साक्षात्कार किया। और इन सब जगहों पे पता चला कि कार सेवक जिनके मरने की बात की गई थी, वो सारे के सारे घर पहुंच गए थे। यानी एक आदमी सुरक्षित घर पहुंच गया था और यहां उसके मरे होने पे मुआवजे के नाम पे चंदा इकट्ठा हो रहा था, और देश भर में माहौल बनाया जा रहा था कि 62 लोग मार दिए, राजनीति भी पकाई जा रही थी। आप कल्पना करें कि ये किस तरह की राजनीति है और किस तरह के लोग हैं। यहाँ तक कि राम कुमार, शरद कोठारी जो पहले शुरुआत के लोग थे, उनको भी मरा हुआ दिखा दिया गया था। ये पूरा एक षड्यंत्र था जिसमें शीतल पी सिंह जो आप देखते होंगे सत्येंद्र पे, वो भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे। इन्होंने भी बहुत सारे इसमें इंटरव्यू करके जांच की, सच्चाई निकाली थी। बीएचपी का ये जो गलत और फर्जी नाम वाला मामला जब आया तो आप एक पैटर्न देखते हैं, एक खास तरह की सोच के लोग, खास तरह की विचारधारा के लोग अलग अलग जगहों पर एक ही तरीका अपना रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें कुछ चीज़ों पे थोड़ा दिक्कत है। सरकारें अभी छवि बचाने के लिए कई बार क्या करती हैं, आंकड़ों को धीरे धीरे रिलीज करती हैं। आज बता देंगी 15 मर गए ताकि जनता में अफरा तफरी ना हो, फिर 2-2, 4-4 करके 10-5 दिन में वो आंकड़े जारी कर देती हैं। लेकिन इस केस में सरकार ने जो किया वो तो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। पहले तो मृत्यु को छिपाना, ये क्रिमिनल, बगैर किसी रसीद वसीद के पैसे देना, ये क्रिमिनल, 2 लाख से ज़्यादा का कैश पेमेंट करना, ये क्रिमिनल। ये हर तरह से आपराधिक है ये मामला। लोगों को जाहिर बात है लालच भी दिया गया, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर इसकी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले ले, जो कि बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि लेगा। अगर कुछ ऐसा हो जाए और निष्पक्ष, और सुप्रीम कोर्ट ले भी ले तो क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया तो था वो यादव जी वाला, हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले जज साहब का, राज्यसभा ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट हट जाए इससे। तो सिचुएशन जो है ना वो थोड़ा सा, बीबीसी की ये रिपोर्ट है, हिला देने वाली है। और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि ये देश अब किस तरह चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े थे जिन पे मैं जा सकता था, लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने केंद्र सरकार के आंकड़े इसमें शामिल नहीं किए। मैंने सिर्फ वो उदाहरण लिए जो चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।